नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम CGPSC मेंस पेपर 7 के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो में हम सार को पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। बहुत सारे कमेंट भी आए, मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं कि भैया पेपर 7 भी स्टार्ट कर दो। तो आज हम पेपर 7 को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। एक प्रयास हम और करेंगे। मैं आपको बोल रहा था कि वेबसाइट से पढ़िए ओरिजिनल चीज़ों को, जैसे सार्क हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, एशियान हो गया, NCERT हो गया, UGC हो गया। तो वेबसाइट से कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सार्क का जो बेसिक चीज़ है कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में होती है। ये बांग्लादेश में है, ये तो पता होगा आपको। इसका सचिवालय काठमांडू में है, नेपाल में। मुख्यालय भी बोल सकते हो, सचिवालय भी बोल सकते हैं। सचिवालय बना है 1987 में। इसके सदस्य देश हैं 8। ये डेट आपको कहीं कहीं 7 भी मिलेगी। सार्क की ऑफिशियल वेबसाइट में 8 लिखी है तो 8 ही है। अगला सवाल ये है कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? 8। एक हाँ, 8वां सदस्य कौन जुड़ा? तो 8वां जुड़ा है अफगानिस्तान। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि भारत के पड़ोसी देश आप याद कर लीजिए। जैसे भारत है, पाकिस्तान याद ही रहेगा, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और मालदीव है। मालदीव को अभी हम लोग लक्षद्वीप के नाम पे डुबो दिए। तो ये 8 हमारे पड़ोसी देश हैं। फिर भी किसी को याद नहीं तो ये सोच लो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ तो आप MBBS के पास गए। तो MBBS पेन या पेन MBBS। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। अब हम चलते हैं सार्क की वेबसाइट में। आप भी चाहें तो साथ साथ गूगल में सार्क टाइप करिए, वेबसाइट। देखिए सार्क के बारे में वेबसाइट में आप देखेंगे तो अबाउट सार्क ऊपर से ट्रांसलेट कर लीजिएगा तो हिंदी आ जाएगी। इंग्लिश वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्थापना जो हमने पढ़ा कि 8 दिसंबर 1985 में ढाका में चार्टर के साइन के साथ हुई थी। 8 सदस्य देश हैं इसमें, और एसोसिएशन का सचिवालय 87 में काठमांडू में स्थापित किया गया। अगला चीज़ देखिए, सार्क चार्टर में उल्लेखित एसोसिएशन के उद्देश्य क्या क्या हैं। अब आप लोग कोई बुक पढ़ते हैं ना तो उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल आएगा चार्टर में उल्लेखित उद्देश्य। और जो चेकर है उनके पास आपको पता होगा मॉडल आंसर रहता है, और मॉडल आंसर में वेबसाइट से ही वो लिखेंगे। तो आपको यही उद्देश्य लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके उद्देश्य गलत हैं, लेकिन अगर आप ये उद्देश्य नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। पहला उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। मतलब जो दक्षिण एशिया के लोग हैं उनका कल्याण हो और उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़े। दूसरा उद्देश्य है क्षेत्र का आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, और सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीने और उनकी क्षमता का एहसास कराने का अवसर देना। मतलब दूसरा उद्देश्य क्या है? पहला उनका कल्याण करो, दूसरा उनका आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास करो। तीसरा उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक अंतर्निर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना। मतलब देखिए हमारे जो देश हैं, जो भी 8 देश हैं, वो आपस में अंतर्निर्भर हों। वो उनकी जो आपसी अंतर्निर्भरता है वो मजबूत हो, उनका विश्वास मजबूत हो, समझ मजबूत हो, और एक दूसरे की समस्याओं को वो हल करें। ये उनका तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य क्या है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता देना। ठीक, मतलब ये जो क्षेत्र हैं आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, इनमें सहयोग करना। पांचवा उद्देश्य है कि अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। समझ रहे, एक तो हम सार्क हो गए, पहला उद्देश्य है कि हम आपस में सहयोग करें। फिर दूसरे जो विकासशील देश हैं, जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, ब्राज़ील है, उनके साथ हम सहयोग करें। अगला है कि जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, देखिए समान लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। जैसे एशियान हो गया, EU हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, उन संगठनों के साथ। और एक उद्देश्य है, छठवां अगर हम बोल सकते हैं, सामान्य हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग मजबूत करना। जैसे मान लीजिए आपके हित हैं पर्यावरण को लेकर, सबके समान हित हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सब एक साथ जाएं और एक साथ बोलें। अकेले बोलने में उतना नहीं सुना जाता, सब 8 देश एक साथ बोलेंगे तो ज़्यादा सही सुना जाएगा। तो 8 उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला कल्याण, दूसरा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, तीसरा आपस में सामूहिक अंतर्निर्भरता, विश्वास, समझ बढ़ाना, चौथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक सहयोग, पांचवा विकासशील देशों के साथ सहयोग, छठवां अंतर्राष्ट्रीय
मंचों में आपस में सहयोग, और सातवां समान लक्ष्यों वाले उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। इसके बाद इसमें क्या लिखा है कि सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे। यह भी आप बता दीजिएगा। सार्क में क्या है कि सभी 8 देश जब सहमत होंगे ना तभी निर्णय लिए जाएंगे। इसीलिए सार्क ना चल भी नहीं पाता, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान आपको पता है कैसे सहमत हो पाएंगे भाई, तो हो ही नहीं पाता। और बोला है कि द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को एसोसिएशन से बाहर रखो। जो द्विपक्षीय हैं, भारत पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारा आपसी मुद्दा है, तुम बाहर रखो भाई, खुद सुलझाओ, और जहाँ विवाद है उसको अलग रखो। तो ये आलोचना भी है। जब तुम विवादों के मुद्दों को उठा ही नहीं रहे तो फिर क्या मतलब तुम्हारा। अगला है कि सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ। यह भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा कि सार्क की समिट कहाँ कहाँ हुई। तो सार्क शिखर सम्मेलन क्या है कि राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं वो बैठक करते हैं और यहीं निर्णय लिए जाते हैं, सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया जाता है, ये वो तो आप लिख ही दोगे। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ 85 में, दूसरा सम्मेलन बेंगलोर में हुआ 86 में। तो ये सब सम्मेलन आप पूरे एक एक तो याद रख नहीं पाओगे। आप ये याद रख लेना कि आखिरी सम्मेलन जो है 18वां वो काठमांडू में हुआ 2014 में। इसके बाद सम्मेलन ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा है भारत पाकिस्तान का। भारत बोलता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और सर्वसम्मति से सब कुछ होना है। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अगली चीज़ है कि इसके विशिष्ट निकाय कौन कौन से हैं। आपसे सवाल आ सकता है कि सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन सी है, विशिष्ट निकाय। तो पहली बॉडी जो है उसको बोलते हैं सार्क डेवलपमेंट फंड, SDF, मतलब सार्क विकास निधि बोल सकते हैं, सार्क विकास निधि। ये कब बना है? 13वें सार्क सम्मेलन 2005 में बना है। इसका काम क्या है कि सार्क देशों में गरीबी को हटाना, विकास करना, आर्थिक मदद देना, इसका काम है सार्क विकास निधि का काम। दूसरा जो संगठन है वो है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, ये इसको बोलते हैं सार्क यूनिवर्सिटी। सार्क यूनिवर्सिटी दिल्ली में है और ये बना है 2007 में। ठीक, इसमें है ये डिग्री देती है, जो सार्क के देश के बच्चे हैं वो आके यहाँ पढ़ते हैं। तीसरा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन। ये क्या करता है? स्टैंडर्डाइज करता है कि भाई जो हम व्यापार करेंगे तो मानकीकरण होना चाहिए, कि कुछ भी जूट इतने ग्राम होना चाहिए, आम ऐसा मानक का होना चाहिए, ये वाला काम। और अगली बॉडी सार्क मध्यस्थता परिषद। इसका काम क्या है कि अगर सार्क के देशों में कोई विवाद हो गया तो उसको समाधान करने के लिए एक परिषद बनी, मध्यस्थता करने के लिए। तो ये आपसे सीधा सीधा सवाल यही पूछ सकता है कि सार्क के जो विशिष्ट निकाय हैं, स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन सी हैं? सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क यूनिवर्सिटी, सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन और सार्क मध्यस्थता परिषद। ये आपको पता रहना चाहिए। एक सवाल और आ सकता है कि सार्क के जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, कहाँ कहाँ हम कोऑपरेट करते हैं। तो देखिए, पहला एरिया ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा एरिया है एग्रीकल्चर, मतलब पहला है मानव विकास, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है आर्थिक, पांचवा है सामाजिक, छठा है इंफॉर्मेशन और पॉवर्टी, सातवां है ऊर्जा ट्रांसपोर्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी, आठवां है एजुकेशन। तो ये सब एरिया हैं और ये एरिया आप इसलिए याद कर लेना कि किसी भी संगठन में यही होगा, मानव विकास होगा, कृषि होगा, पर्यावरण होगा, आर्थिक होगा, सामाजिक होगा, गरीबी होगा, ऊर्जा होगा, शिक्षा होगा। तो ये सार्क के एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। इसके अलावा एक और प्रयास किया गया था, उसको बोलते हैं साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। मतलब ये बोला गया था कि ये पूरा जो दक्षिण एशिया के 8 क्षेत्र है ना, इनमें आपस में मुक्त व्यापार हो, कि भारत से पाकिस्तान समझ जाए कोई टैक्स ना लगे, नेपाल जाए कोई टैक्स ना लगे, बांग्लादेश से भारत आए कोई टैक्स ना लगे। तो ये 2004 में इस्लामाबाद में ये समझौता हुआ और 2006 में ये लागू हुआ। इसके अलावा एक और जो कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं सार्क सैटेलाइट। भारत एक सैटेलाइट छोड़ा है 2017 में, मई 2017 में, जो पूरे सार्क देशों के लिए काम आती है। मतलब वो सभी को ट्रांसपोर्टर देती है कि पूरे सार्क के देश उसका उपयोग कर सकें। और जो सवाल आ सकते हैं, एक तो आ सकता है सार्क का महत्व क्या है हमारे लिए। तो पहला है कि सार्क जो है विश्व के क्षेत्रफल का 3% है और आबादी में 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। विश्व में इसकी जो हिस्सेदारी है अर्थव्यवस्था में 3.8% है। तो ये बड़ा सवाल आता है, तो ये सब डाटा आप दे दो।
यहाँ परंपरा, परिधान, भोजन सब एक टाइप के हैं। भारत पाकिस्तान सब पहले तो एक ही थे ना, बांग्लादेश। और दूसरा चीज़ क्या है कि सबका समाधान भी एक है, गरीबी, कुपोषण, आपदाएं। अब सुनामी आ रही, वो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश देख के तो नहीं आएगी ना। सभी लोग आपस में समझौता करके बताएं कि भाई सुनामी के लिए हम एक साथ काम करते हैं। तो जो आपदाएं हैं, संघर्ष हैं, अब कोई आतंकवादी समूह अगर बांग्लादेश में कुछ करेगा तो भारत में भी करेगा। तो ये सब उनकी समस्याएं भी सेम हैं और समाधान भी सेम है। अगला अगर आपसे पूछे कि भारत के लिए सार्क का क्या महत्व है, तो एक तो हमारी नीति है पड़ोस प्रथम की। मतलब हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे, तो पड़ोस प्रथम की नीति के लिए ज़रूरी है। अगला हमारा जियो स्ट्रेटजिक महत्व भी है, क्योंकि अब उधर से चीन वन बेल्ट वन रोड लेके आ रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे आसपास के देश हैं वो हमारे साथ रहें। अगला स्थिरता के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अब भारत को अगर शांति रखना है तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये भी हमारे साथ रहें ना, ये आतंकवादियों को प्रश्रय ना दें। इसके अलावा भारत को अगर दुनिया का नेतृत्व करना है तो पहले अपने जो पड़ोसी हैं वो तो भारत को माने कि ये हमारा नेता है। और अगला, भारत की जो एक टेस्ट पॉलिसी है उसमें भी ये गेम चेंजर है। यहीं से तो पूरी सड़क बनाएंगे हम लिंक करने के लिए, आगे हम बढ़ेंगे। चुनौतियां क्या क्या हैं, पहला तो हम पहले ही देख लिए कि बैठक ही नहीं हुई, 2014 के बाद से बैठक ही नहीं हुई। इसके अलावा ऊर्जा और संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। मतलब भारत क्या है कि भारत के पास सब कुछ है। जैसे भारत जाके नेपाल में कुछ बनाता है तो चीन उधर से दिक्कत कर देता है। इसके अलावा साफ्टा भी ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती तो भारत पाकिस्तान संबंध की है। भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, अब हर चीज़ उसमें सर्वसम्मति से होना है तो हो ही नहीं पाता। तो ये सब सार्क के सामने चुनौती। एक सवाल ये भी आ सकता है कि आगे की राह क्या हो। तो भारत क्या बोल रहा है, भारत को पता है कि यार पाकिस्तान को हम सुधार नहीं सकते, तो भारत एक नया संगठन में फोकस कर रहा है जिसका नाम है बिम्स्टेक। ये भी आपके में 2 नंबर में तो आ ही सकता है। अभी इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आपको इसके सदस्य जैसे याद रखना है ना, तो आप सीधा सीधा याद रखो। पहले ये क्या था, पहले नाम से ये था। बी से था बांग्लादेश, आई से था इंडिया, एम से था म्यांमार, एस से था श्रीलंका, टी से था थाईलैंड। बाद में नेपाल भूटान वाले बोले कि भैया हमको क्यों छोड़ दिए हो, हम तो आप ही के साथ हैं। तो नेपाल भूटान भी जुड़ गए। पहले ये 5 देश थे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम था। अब नेपाल भूटान का एन भी कहाँ जोड़ेंगे, तो नाम ही बदल दिए, बोले अच्छा नाम रख लेते हैं, किसी को भी जोड़ते जाएंगे। तो अब भारत क्या बोल रहा है कि हम सार्क से पाकिस्तान को हटा देते हैं। सार्क माइनस पाकिस्तान माइनस अफगानिस्तान और माइनस मालदीव। ठीक, पाकिस्तान अब से तो दुश्मनी है, अफगानिस्तान से भी अब सही नहीं चल रहा है, मालदीव भी होशियारी कर रहा है। तो बाकी सब देश तो इसमें है ना, बांग्लादेश भी है और एक्स्ट्रा देश भी मिल गए, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, और उसके बाद हमको मालदीव और थाईलैंड एक्स्ट्रा भी मिल। तो भारत अब फोकस कर रहा है बिम्स्टेक के ऊपर। जो अभी ब्रिक्स की बैठक हुई थी, बाकी में भी भारत अब बिम्स्टेक की तरफ जा रहा है। तो कंक्लूजन में हम ये भी लिख सकते हैं, और हम बिम्स्टेक पे सवाल भी आ सकता है, इसलिए मैं यहीं पे वो बता। एक सवाल ये भी आ सकता है कि बिम्स्टेक कब बना, तो ये 97 में बना है। एक्स्ट्रा देश तो आपको पता ही चल रहा है, एक म्यांमार है और एक थाईलैंड है। मतलब हम इस साइड ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये था हमारे सार्क के बारे में। बेसिक आपको पता रहना चाहिए। एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि सार्क ना बना इसलिए था, जो ये छोटे छोटे देश है ना, इनको लगा कि भारत ना हमारे ऊपर बड़ा भाई बन रहा है, परेशान करता है सबको अकेले अकेले। नेपाल को अलग दबाता है, भूटान को अलग दबाता है, बांग्लादेश को अलग दबाता है। तो ये छोटे जो 5-6 देश है ना, ये मिल के बनाए सार्क, कि हम सब मिल के भारत को, बड़े भाई को थोड़ा दबाव बनाएंगे। तो सार्क बनाना भारत का मन कभी नहीं था। मतलब भारत कभी नहीं चाहता था सार्क बने। भारत तो सबके साथ अकेले अकेले ही बात चाहता है, लेकिन उन लोग मिलके बनाए थे, तो भारत को ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है कि वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो जो उसका इतिहास था, ये अभी आपको पता रहना चाहिए। आप देख रहे हैं अभी तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग इस सीरीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, दर्शन शास्त्र के भी हमारे थिंकर के आधे तो कर दिए हम लोग, उनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। सोशियोलॉजी आप लोग बोले वो भी करेंगे। ऐसे का एक वीडियो आ गया है, और आते रहेंगे। और पेपर 7 भी हम लोग धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।